हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द यूपीएससी क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत आपका स्वागत है। इससे पहले मैं आपको बायोडाइवर्सिटी के 3 पार्ट पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जो 3 पार्ट में जो बायोडाइवर्सिटी हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड 2A करके, उसमें बायोडाइवर्सिटी में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बताई थी, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बताई थी। इसके अलावा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बताई थी कि कैसे लॉस हो रहे हैं, उसके लॉस कैसे हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का। लॉस के अलावा बायोडाइवर्सिटी में कि किस किस पॉइंट पर या जो एविल क्वार्टेट थे, 4 फैक्टर से मुख्य रूप से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, एंट्री ऑफ द एक्जोटिक स्पीशीज हो रही थी और कोएग्जिस्टेंस। इसके कारण से 4 जो एविल क्वार्टेट नाम से जो 4 फैक्टर्स थे, दीज आर द मेन फैक्टर्स फॉर द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। फिर हमने आप इसके बाद देखा था कि बायोडाइवर्सिटी में जो ससेप्टिबिलिटी होती है कि किन किन ऑर्गेनिजम्स में किस किस वैरायटी में ज़्यादा लॉस होता है, तो जो ससेप्टिबिलिटी है यहाँ पर वहाँ पे देखा था कि अगर लार्जर बॉडी साइज हो तो ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है, लॉस होने की संभावना। इसके अलावा अगर हायर ट्रॉफिक लेवल पर कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे ईगल होते हैं, लॉयन होता है, टाइगर होता है, तो ससेप्टिबिलिटी रेट ज़्यादा होता है या एक्सटेंशन रेट बढ़ जाता है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर अगर यहाँ पर एक लिमिटेड हैबिटेट में अगर वो स्थिर हैं ऑर्गेनिज्म, तो भी यहाँ पर कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर रिप्रोडक्टिव रेट अगर बहुत कम है किसी ऑर्गेनिज्म का तो भी होगा, या फिर एक निश्चित पर्टिकुलर नैरो एरिया में, जैसे आइलैंड्स वगैरह में कोई ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कोई पर्टिकुलर वैरायटी पाई जाती है, तो उनमें ससेप्टिबिलिटी रेट ज़्यादा होता है। अब इसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ की कितनी प्रकार की स्पीशीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू IUCN। तो यहाँ पर देखिए, टाइप्स लिख सकते हैं या कैटेगरीज लिख सकते हैं। कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी को कितने प्रकार में बांटा गया है। अब ये जो कैटेगरीज बनाई गई हैं अकॉर्डिंग टू IUCN, अकॉर्डिंग टू IUCN, आपको पता है फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसने द कैटेगरीज आर ऑफ 6 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्राइटेरिया। यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं, किस क्राइटेरिया के आधार पर यहाँ ने क्या किया गया है, कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो जो IUCN है उसने जो कैटेगरीज बनाई हैं उस कैटेगरीज के बारे में यहाँ पर हमको देखना है। अब ये जो कैटेगरीज हैं आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है जो हमने कैटेगरीज बनाई है उसको डिफाइन करने के लिए। तो जो मेन क्राइटेरिया होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज इन पास्ट एंड प्रेजेंट। पहले कितनी थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन और वर्तमान में कितना है, इसके आधार पर कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज लिख सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर स्पीशीज ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर केवल लिख दें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दूसरे आधार पर यहाँ पर क्या किया गया है, नेचुरल हैबिटेट एंड, एक तो नेचुरल हैबिटेट क्या है और फिर नेचुरल हैबिटेट की लोकेशन क्या है एंड लोकेशन। तो नेचुरल हैबिटेट एंड लोकेशन कर दीजिए, चाहे नेचुरल हैबिटेट लोकेशन कर दीजिए। जो थर्ड पार्ट है, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स का कितना नंबर डिक्रीज कर रहा है विद टाइम, समय के साथ साथ कितना उनकी संख्या में क्या आ रही है, कमी आ रही है, किसकी, ऑर्गेनिजम्स की संख्या में ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज एज वेल एज देयर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस,
बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज। तो 4 क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर यहाँ पर स्पीशीज का क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो IUCN ने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो पहला है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पास्ट एंड प्रेजेंट, कि उन ऑर्गेनिजम्स का पहले संख्या कितनी थी और अब कितनी। दूसरा है जो नेचुरल हैबिटेट लोकेशन, कि जहाँ पर वो रह रहे हैं जिस आवास में उसकी लोकेशन क्या है। डिक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विद टाइम, तीसरे स्टेप है कि जो उनकी संख्या कितनी घट रही है, रेट क्या है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग कर सकते हैं, डिक्रीजिंग रेट या रेट ऑफ डिक्रीजिंग नंबर। चौथा है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज, उसका जैविक महत्व क्या है, क्या हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे इंपॉर्टेंस की है वो स्पीशीज, आइदर एनिमल और प्लांट, या फिर नहीं है। कुछ स्पीशीज मोर स्पेशल होती हैं, ज़्यादा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की होती है, जैसे मान लीजिए मेडिसिनल प्लांट है तो निश्चित है कि बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा होगी, इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी। या इसके अलावा जो ट्रॉफिक लेवल पर टॉप पर कैटेगरीज हैं उनकी इंपॉर्टेंस नेचुरली ज़्यादा होगी। तो ये जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के आधार पर जो इन्होंने क्या बनाई है, कैटेगरीज बनाई हैं। दीज आर ऑफ 6 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं आप देखिए। सबसे जो पहली कैटेगरी है, दिस इज द एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज हिंदी में क्या कहते हैं यहाँ पर, इसको संकटग्रस्त जातियां। इसका मतलब है कि इनकी जो ऐसी जातियां, द स्पीशीज विच आर एट द क्या है, बॉर्डर ऑफ द एक्सटेंशन, अभी विलुप्त नहीं है लेकिन क्या कर रही हैं, ये एक्सटेंशन को फेस कर रही हैं, विलुप्त होने वाली हैं। तो जो एंडेंजर्ड है वो नेचुरल हैबिटेट क्या है इसमें, नेचुरल हैबिटेट लॉस्ट एंड दे fall in border या कैटेगरी ऑफ एक्सटेंशन इन फ्यूचर। उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो लॉस्ट हो रहा है, और नेचुरल हैबिटेट लॉस्ट होने के कारण इनकी संख्या बहुत कम हो रही है। एंड वेरी लेस पॉपुलेशन या वेरी लेस नंबर, किसमें, इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में ये बहुत कम संख्या में है, तो इन्हें क्या माना जाए, एंडेंजर्ड स्पीशीज माना जाएगा, संकटग्रस्त प्रजातियां माना जाएगा। और जो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका राइनोसेरॉस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्रेन, पाइथन एटसेट्रा। गैंडा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, क्रेन है, सारस जैसे आप कहते हैं, एज वेल एज पाइथन। दीज आर ऑल द एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब एंडेंजर्ड स्पीशीज के बाद हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं, दैट इज कॉल्ड द वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज हिंदी में कहते हैं यहाँ पर सुभेद्य जातियां। द स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज, समझ रहे हैं, जो वल्नरेबल, सुभेद्य का मतलब है कि ऐसी प्रजातियां जो अभी क्या है, इसमें हैबिटेट और नंबर ठीक है, हुज हैबिटेट, आवास भी अभी सुरक्षित है, एंड नंबर आर मीडियम, सामान्य है, बट ड्यू टू एडवर्स कंडीशन, अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हुई, ड्यू टू एडवर्स कंडीशन, दे may fall in endangered situation, endangered species in future। प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर वो कभी भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में क्या हो सकती हैं, शामिल हो सकती हैं।
तो इसमें जो एग्जाम्पल है हमारा एलिफेंट है, एलिफेंट एंड वैराइटीज़ ऑफ स्नेक। स्नेक की अनेक वैराइटीज़ हैं जो अभी क्या हैं, वल्नरेबल हैं, अभी पर्याप्त संख्या में है, मीडियम है, लेकिन अगर एडवर्स कंडीशन आती है तो एंडेंजर्ड माने संकटग्रस्त हो सकती हैं। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ वैराइटीज आर, स्पीशीज की कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू IUCN। थर्ड स्पीशीज का द रेयर स्पीशीज, रेयर स्पीशीज हिंदी में क्या कहते हैं यहाँ पर, दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि बहुत कम है। द स्पीशीज विच आर प्रेजेंट इन ओनली सम जियोग्राफिकल एरिया, केवल कुछ ही जियोग्राफिकल एरिया में पाई जा रही हैं, एरियाज। ठीक है, सब जगह पर्याप्त नहीं है, अगर केवल कुछ ही जियोग्राफिकल एरिया में ये पाई जा रही हैं, ऐसी स्पीशीज जो है और इनकी जो संख्या है ओनली सम जियोग्राफिकल एरिया नोन एज रेयर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, वन हॉर्न। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो रेयर स्पीशीज है, ऐसी प्रजातियाँ जिनकी जो संख्या है वो केवल कुछ ही एरिया में पाई जा रही है, तो आपका जो वाइल्ड बफेलो है, वाइल्ड बफेलो, और जो वाइल्ड आस है, जंगली गधा और जंगली भैंसा या भैंस, ये क्या है, रेयर स्पीशीज है, तीसरी कैटेगरी है। नाउ इट कम इनटू द फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कौन सी है, थ्रेटेंड स्पीशीज। तो पहली आपकी जो एंडेंजर्ड थी, दूसरी कौन सी थी, वल्नरेबल थी, तीसरी रेयर थी, चौथी थ्रेटेंड स्पीशीज। थ्रेटेंड स्पीशीज, संकटमयी जातियां। आप नाम देखिए, संकटमयी जातियां। थ्रेटेंड स्पीशीज क्या, संकटमयी जातियां, ऐसी जातियां जो अभी तो एक निश्चित संख्या में हैं, समझ रहे हैं, अभी पाई जा रही हैं, लेकिन ये संकटमयी हैं। इसका मतलब है कि उनकी संख्या क्या हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है। तो नंबर लेस इन एरिया, द स्पीशीज whose number are more or less, जिसकी संख्या कम हो सकती है या अधिक हो सकती है, तो मोर एट वन एरिया, एट वन साइट, एट वन साइट, ठीक है, एंड लेस इन अनदर साइट। किसी जगह पर ज़्यादा, किसी जगह पर बहुत कम है, ये संकटमयी हैं। एग्जाम्पल इसमें जो है वन हॉर्न्ड राइनो, एक सींग वाला जो गैंडा है वो किस में आएगा, थ्रेटेंड स्पीशीज में आता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं, कौन सी, इंटरमीडिएट स्पीशीज। इंटरमीडिएट स्पीशीज, the species whose members are medium, ठीक है, या नॉर्मल, सामान्य है, इसका मतलब है सफिशियंट है, ठीक है। और मीडियम लिख दीजिए, या सोल, मीडियम मैंने नॉट सो हाई, नॉट सो लो, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, सफिशिएंट, पर्याप्त है, इंटरमीडिएट स्पीशीज़। तो क्या है इंटरमीडिएट स्पीशीज़ में एग्जाम्पल क्या आएगा कि आपकी जो इंटरमीडिएट स्पीशीज़ है तो उसमें क्या है, आपके मीडियम नंबर है। तो सामान्य रूप से ये 5वां नंबर था आपका, और ये 6 कैटेगरी।
आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर स्पीशीज का मतलब है कि ये पर्याप्त संख्या में है, द नंबर्स आर सफिशिएंट, या नंबर्स आर सफिशिएंट। अगर हम प्लांट के केस में देख लें तो पीपल, बरगद वगैरह देख लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा आप एनिमल्स के केस में देखते हैं तो हमारी जो वाइल्ड गोट वगैरह है, ठीक, या फिर स्पेशल वेराइटी ऑफ द गोट एट द जम्मू कश्मीर एंड द शीप एटसेट्रा, दीज आर द आउट ऑफ डेंजर। तो कौन कौन सी थी अभी हमने देखी यहाँ पर, एक तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ थी, उसके बाद वल्नरेबल थी, फिर रेयर थी, फिर कौन सी थी यहाँ पर, रेयर के बाद चौथी कैटेगरी आपकी थ्रेटेंड स्पीशीज़ थी, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट थी, फिर आउट ऑफ डेंजर। तो IUCN ने 6 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है, और वो जो क्राइटेरिया है उन्होंने क्राइटेरिया बता दिया कि इस क्राइटेरिया के आधार पर हम डिस्ट्रीब्यूशन किसका करते हैं, ऑर्गेनिज्म का करते हैं। तो ये जो आपके वैराइटीज़ हैं या कैटेगरीज हैं स्पीशीज़ की, इन स्पीशीज़ की कैटेगरी को IUCN ने क्या किया है, क्लासीफाई किया है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि IUCN ने जो स्पीशीज़ की कैटेगरी बनाई है, इसके साथ साथ हमें यहाँ पर वाइल्ड लाइफ में जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं, ठीक है, प्लांट्स ही बहुत सारे हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो हमको यहाँ पता होना चाहिए कि कौन कौन से वास्तव में वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स आते हैं। तो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स ऑफ इंडिया, तो सब तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स ऑफ इंडिया। भारत के कौन कौन से मेन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पाए जाते हैं, उनकी जो लिस्ट है, उनकी जो कैटेगरी है, वो कब से कम हमको पता होनी चाहिए। तो हमें पता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक लॉयन टाइगर। तो टाइगर जो है वो कौन सा लिख दें यहाँ पर, बंगाल रॉयल टाइगर। फिर इसके बाद एलिफेंट है, एलिफेंट के बाद यहाँ पर क्या आएगा, मस्क डियर है, ठीक है। फिर मस्क डियर के एशियाटिक लॉयन है, बंगाल रॉयल टाइगर है, एलिफेंट है, मस्क डियर है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर चिंकारा, ठीक है, चौसिंगा, चीतल, सांभर, फिर पोर्सुपीन, ठीक है। फिर पोर्सुपीन के बाद लांगुर्स, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, तरह तरह के एप्स हैं, तो गिब्बन है, गोरिल्ला, ठीक, गिब्बन है, गोरिल्ला है। फिर इसके बाद जो वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी में जो स्पेशल एनिमल्स आते हैं वो एंटीलॉप आते हैं, फिर सांबर बारहसिंगा आता है, फिर वाइल्ड डॉग है, जैकाल है, वाइल्ड डॉग है, जैकाल है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बर्ड्स ऑफ इंडिया, अगर हम बर्ड्स में आते हैं, बर्ड्स की कैटेगरी में, तो जो इम्पोर्टेंट बर्ड्स हैं उसमें आपको पता है क्या आता है, या तो पिकॉक आती है, ठीक है। फिर क्या आता है, क्रेन आता है, फिर डक आती है, फिर गीज आती है, ठीक है। तो पिकॉक हो गया, क्रेन हो गया, डक हो गया, गीज हो गया, सन बर्ड हो गया, ठीक है, और फ्लाई कैचर हो गया, ठीक है। और हाउस स्पैरो नहीं लिखी जाएगी क्योंकि हाउस स्पैरो मेनली आ जाती हैं जो हमारी वाइल्ड बर्ड्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो किंग फिशर है, वुड पैकर है, हॉर्नबिल है, बुलबुल है, किंग फिशर है, वुड पैकर है, हॉर्नबिल है, ठीक है। फिर इसके बाद
बुलबुल है। दीज आर द वेरियस बर्ड्स ऑफ द इंडिया, वाइल्ड लाइफ में जो आती। तो वाइल्ड एनिमल्स हो गए, वाइल्ड बर्ड्स हो गई। अब देखिए इतनी जो कैटेगरी पढ़ने के बाद जो बायोडाइवर्सिटी में जो मेन पार्ट था यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम किस टॉपिक पे आते हैं? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, माइक्रोब्स हैं, इन सबको किस तरह से कंजर्व किया जाए ताकि हमारा जो नेचर, जो इकोसिस्टम है वो पूरा बैलेंस बना रहे। तो सबसे पहले तो हमको कंजर्वेशन माने संरक्षण समझना होगा कि व्हाट डू मीन बाय द कंजर्वेशन, संरक्षण का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर कहते हैं वाइज मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन यूज बायोस्फीयर। समझिए आप, ह्यूमन के यूज के लिए जो बायोस्फीयर का क्या करना है, हमको बेटर मैनेजमेंट करना है और ह्यूमन यूज ऑफ बायोस्फीयर सो दैट इट में यील्ड, ह्यूमन यूज ऑफ बायोस्फीयर सो दैट इट में यील्ड ग्रेटेस्ट सस्टेनेबल माने टिकाऊ, समझ रहे हैं, एक बार नहीं, लगातार बेनिफिट चाहिए हमको। द वाइज मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन यूज ऑफ बायोस्फीयर सो दैट इट मे यील्ड ग्रेटेस्ट सस्टेनेबल बेनिफिट टू प्रेजेंट generation and fulfill the demand of future generation। अब आप देखिए द बेस्ट डेफिनेशन, द वाइज मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन यूज ऑफ बायोस्फीयर सो दैट इट मे यील्ड ग्रेटेस्ट सस्टेनेबल बेनिफिट टू प्रेजेंट जनरेशन, आज की जनरेशन को भी पूरा बेनिफिट दे, सस्टेनेबल माने लगातार दे, एंड फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, और भविष्य में आने वाली हमारी जो जनरेशन पीढ़ियां हैं उसकी डिमांड को भी क्या करे, पूरा करे। दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन। समझ रहे हैं, इसी को संरक्षण कहते हैं। अब जो संरक्षण है तो आप समझिए कि इट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, इसी को कहते हैं कंजर्वेशन की रणनीति। अब जो कंजर्वेशन है वो मोस्टली 3 स्टेप पर कर सकते हैं। कौन कौन सा स्टेप पर कर सकते हैं? यहां पर फॉर नैरो यूटिलिटेरियन, ठीक है, ब्रॉड यूटिलिटेरियन, ठीक है, एज वेल एज जो थर्ड स्टेप है वो एथिकल यूज है। तो हमारा जो यूटिलिटेरियंस था, यूटिलिटेरियंस एज वेल एज एथिकल इंपॉर्टेंस, एथिकल यूज। तो जो कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं वो 3 स्टेप पर स्टडी करते हैं, 3 स्टेप पे किया जाता है। नैरो यूटिलिटेरियंस का मतलब है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट हमें हो सके तो इकोनॉमिक बेनिफिट नैरो यूटिलिटेरियंस से मतलब लॉन्ग लाइफ नहीं है। लॉन्ग लाइफ में लगातार नेचर से हमको जो चाहिए वो तो चाहिए क्या, यहाँ पर पर्याप्त ऑक्सीजन, समझ रहे हैं। तो नैरो यूटिलिटेरियंस से इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में आपको यहाँ पर फूड मिल सकता है, ये पढ़ा चुके हैं आपको पहले, इस फॉडर मिल सकता है, चारा मिल सकता है, मेडिसिन्स मिल सकती हैं, यहाँ पर फ्यूल मिल सकता है, ईंधन मिल सकता है, फिर इसके बाद बहुत सारे ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट मिल सकते हैं बेनिफिट के, वो आप इससे ले सकते हैं। ब्रॉडली यूटिलिटेरियंस में इकोलॉजिकल बैलेंस करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस,
पृथ्वी को चलाए रखने के लिए जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बनाए रखना जरूरी है। दैट्स अ ब्रॉड यूटिलिटेरियंस एज वेल एज द एथिकल यूज़। तो जो हमारी मोरल ड्यूटी है, ठीक है। तो एथिकल यूज़ में हम वास्तव में अपनी सोसाइटी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो स्पिरिचुअल यूज़ भी कर सकते हैं, मोरल ड्यूटी भी है और स्पिरिचुअल यूज़ भी है। अब हम आते हैं यहाँ पर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। कौन कौन सी हमारी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी हैं जिसके आधार पर वन्य जीवों का या बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन किया जा सकता है, संरक्षण किया जा सकता है। तो जो कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी है इसके दो मेथड्स हैं। दीज आर द मेन टू मेथड्स। इट इज डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज, दैट द इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, हिंदी में कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, एज वेल एज एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसको कहते हैं उत स्थानीय संरक्षण। तो स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब है जहां पर वन्य जीव हैं उसी पर्टिकुलर प्लेस पर हमें क्या करना है, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, उनको कहीं ले नहीं जाना है, एट दैट नेचुरल प्लेस। ठीक है, तो एट नेचुरल हैबिटेट कंजर्वेशन, जो संरक्षण करना है वो उसी नेचुरल हैबिटेट में करना है। और एक्स सिटू में क्या होता है कि अगर सपोज करिए कि बहुत दूर पर जहां हम हैं उससे बहुत दूर प्लेस पर ऐसी सिचुएशन या ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं कि हम किसी वन्य प्रजाति को आइदर फ्लोरा और फाना को हम क्या कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको वहाँ से उठा करके ऐसी जगह शिफ्ट करते हैं कि जहाँ पर हम प्रॉपर केयर कर सकें। तो ये जूलॉजिकल गार्डन हो सकते हैं, बॉटनिकल गार्डन हो सकते हैं, हमारा एक्वेरियम हो सकता है, नर्सरी हो सकता है। तो एट न्यू प्लेस, न्यू हैबिटेट, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, कोई नया स्थान हमने उसके लिए कृत्रिम रूप से बनाया हुआ है, तो दैट इज द एक्स सिटू कंजर्वेशन एंड द इन सिटू एट द नेचुरल हैबिटेट कंजर्वेशन। तो आप देखिए जो कंजर्वेशन की जो स्ट्रेटजी है वो इन सिटू और एक्स सिटू में डिवाइड की गई है। तो इन सिटू कंजर्वेशन में यहाँ पर क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल में, ये हो सकते हैं हॉट स्पॉट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व हो सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हो सकते हैं, रामसर साइट्स हो सकते हैं, ठीक है। हॉट स्पॉट हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, रामसर साइट्स है। फिर रामसर साइट्स के बाद और क्या हो सकते हैं हमारे यहाँ पर, नेशनल पार्क हो सकते हैं, नेशनल पार्क हो सकते हैं। फिर इसके बाद सेंचुरीज हो सकती हैं, सेंचुरीज को हिंदी में कहते हैं शरण स्थली। तो आप देखिए यहाँ पर हॉट स्पॉट भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, रामसर साइट्स भी है, नेशनल पार्क्स भी हैं और सेंचुरीज भी हैं। तो इतने सारे हमारे यहाँ पर क्राइटेरियाज हैं फॉर द इन सिटू कंजर्वेशन की इन स्टेप पर हम इन सिटू कंजर्वेशन या संरक्षण कर सकते हैं ताकि जीवों को हम क्या कर सकें, एक पर्टिकुलर प्लेस पर कंजर्व कर सकें। तो हॉट स्पॉट हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, रामसर साइट्स हो गए, नेशनल पार्क हो गए, सेंचुरीज हो गए। अब हम आते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन में। तो जो एक्स सिटू कंजर्वेशन है इसके लिए क्या क्या हो सकता है, जूलॉजिकल पार्क हो सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क। फिर इसके बाद बॉटेनिकल पार्क हो सकते हैं, जिसे बॉटेनिकल गार्डन भी कहते हैं, बॉटेनिकल पार्क हो सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, हमारा एक्वेरियम हो सकता है। फिर या हमारा सीड बैंक हो सकता है,
ठीक है। फिर इसके बाद हमारे जर्म प्लाज्म बैंक हो सकता है, जर्म प्लाज्म बैंक। फिर इसके बाद क्रायो प्रिजर्वेशन हो सकता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन। फिर इसके बाद हो सकता है आपका टिश्यू कल्चर मैकेनिज्म हो सकता है, एज वेल एज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और बहुत सारे ऐसे स्टेप हो सकते हैं। तो यहाँ पर हॉट स्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट, नेशनल पार्क, सेंचुरीज। एक और है यहाँ पर, अगर हम किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करना चाहें तो जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर, ये टाइगर के लिए हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, किसके लिए, एलिफेंट के लिए हो गया। फिर प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल हो गया, किसके लिए, क्रोकोडाइल के लिए हो गया, एज वेल एज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारे एनिमल्स को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो उस संरक्षण के लिए अलग अलग इन्होंने नाम दे दिया है, कि प्रोजेक्ट नाम दिया है, कि यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट टाइगर कहेंगे कि प्रोजेक्ट क्या कहेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर एक एक टॉपिक पर अलग अलग। तो सबसे पहले हम आते हैं किस पे, हॉट स्पॉट पर आते हैं। व्हाट इज हॉट स्पॉट? ये सब इन सिटू कंजर्वेशन है, ध्यान रखिएगा, स्वस्थानीय संरक्षण है, उसी जगह पर क्या किया गया है, संरक्षण किया गया। तो पहले हम इन सिटू कंजर्वेशन लेंगे और फिर इसके बाद क्या लेंगे, एक्स सिटू कंजर्वेशन लेंगे। तो पहले टॉपिक पे आते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन में हॉट स्पॉट। बहुत अट्रैक्टिव और अच्छा नाम है, हिंदी में कहते हैं तप्त स्थल। तो तप्त स्थल का मतलब ये नहीं है कि ये गर्म स्पॉट है, हॉट स्पॉट का मतलब है गर्म स्थल नहीं। हॉट स्पॉट का मतलब है कि इट इज द मोस्ट बायोडाइवर्सिटाइल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट बायोडाइवर्सिटाइल पार्ट ऑफ अर्थ, या फिर मेगा बायोवर्सिटाइल पार्ट लिख सकते हैं, मेगा बायोवर्सिटाइल पार्ट ऑफ द अर्थ। तो ये जो बायोवर्सिटाइल पार्ट है, यहाँ पर जोन है विद हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, विद हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस। इसका मतलब है यहाँ पर जातियों की संख्या बहुत अधिक होगी। तो मेगा बायोडाइवर्सिटाइल पार्ट ऑफ अर्थ या जोन, ठीक है, विद हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म क्या होता है, पर्टिकुलर किसी स्थान की जो स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, जो वैरायटी होती है, उसको एंडेमिज्म कहते हैं। तो उस लोकल एरिया की, उस पर्टिकुलर स्थान की जितनी प्रजातियां हैं वो उसी जगह पर सुरक्षित रहेंगी, दैट इज कॉल्ड द एंडेमिज्म। तो जो मेगा बायोडाइवर्सिटाइल पार्ट है अर्थ का, उसमें हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस है, और हाई लेवल क्या है यहाँ पर, एंडेमिज्म है। लेकिन एक और इसमें कंडीशन है, दे आर आल्सो, बट दे आर आल्सो द reign of accelerated habitat loss। ऐसी जगहों पर बहुत तेजी से हैबिटेट लॉस हो रहा हो और बहुत ज़्यादा स्पीशीज की रिचनेस हो, और रिचनेस के साथ साथ यहाँ पर हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म हो, एंडेमिज्म की संख्या भी ज़्यादा हो, दैट पार्ट इज कॉल्ड द, इस पार्ट को क्या कहते हैं यहाँ पर, हॉट स्पॉट कहते हैं। तो लगभग जो है, जो हमारे इंडिया में 3 हॉट स्पॉट हैं, तो आउट ऑफ 34 हॉट स्पॉट ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 34 हॉट स्पॉट हैं, 3 हॉट स्पॉट प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में भी 3 हॉट स्पॉट हैं। कौन कौन से हैं हॉट स्पॉट? एक तो है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, आप इंडिया का जो मैप देखते हैं, ठीक है,
दीज आर द वेस्टर्न घाट्स, ये जो मैंने इंडिकेट किया है ये वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट्स हो गए यहाँ पर, एक ये मोस्ट डाइवर्सिटाइल पार्ट है जिसको हॉट स्पॉट की संज्ञा दी गई है। दूसरा है यहाँ पर हिमालयन रेंज, हिमालय, ये हमारा जो पूरा हिमालयन रेंज है ये पूरा ये हॉट स्पॉट है। और तीसरा है यहाँ पर इंडो बर्मा, भारत और म्यांमार के बीच का जो पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट, दैट इज आल्सो कॉल्ड द हॉट स्पॉट। तो दीज आर द 3 हॉट स्पॉट ऑफ द इंडिया। और हॉट स्पॉट बहुत रिच डाइवर्सिटी के होते हैं, हाईली बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के होते हैं, हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी की स्टडी में हॉट स्पॉट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये पर्टिकुलर एक एक स्टेट को टच नहीं करते हैं, यहाँ पर कई हॉट स्पॉट ऐसे हैं दे टच द बाउंड्री ऑफ द वेरियस स्टेट्स। तो कई स्टेट की बाउंड्री को टच करते हैं। इस तरह से पूरे वर्ल्ड में 34 हॉट स्पॉट डिस्कवर किए गए थे, लेकिन नंबर लगातार इंक्रीज कर रहा है। अभी आप करंटली देखेंगे तो हो सकता है 1-2 हॉट स्पॉट और बढ़ गए हों। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होते हैं कि 2016 में जब मेज़र किया गया तो इतने थे, 2018 में इतने हो गए। तो उसके बाद जो है यहाँ पर 3 हॉट स्पॉट इंडिया में थे। अब इस हॉट स्पॉट के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व। दीज आर आल्सो द इन सिटू कंजर्वेशन। हॉट स्पॉट को इरेज कर देते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व हिंदी में कहते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या कहते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब आप देखिए, जैसे हॉट स्पॉट वहाँ पर मोस्ट डाइवर्सिटाइल पार्ट थे, उसी तरह से बायोस्फीयर रिजर्व भी होते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, कि ये जो स्पेशली होते हैं, स्पेशली इस्टेब्लिश्ड फॉर जेनेटिक रिसोर्सेज। जेनेटिक रिसोर्सेज आप जानते हैं क्या होता है? जर्म प्लाज्म है, सीड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर द जेनेटिक रिसोर्सेज, जिससे जनरेशन क्या कर सके, नई इंक्रीज कर सके, आइदर इन द एनिमल्स आइदर इन द प्लांट्स, इसलिए जर्म प्लाज्म वर्ड यूज करते हैं। एज वेल एज रिसर्च, तो इस्टेब्लिश्ड किया गया, स्पेशली इस्टेब्लिश्ड फॉर जेनेटिक रिसोर्सेज, रिसर्च, एजुकेशन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस समझ रहे हैं? जेनेटिक रिसोर्सेज भी उससे मिल सके, रिसर्च में भी काम आए, एजुकेशन में भी काम आए, और इकोलॉजिकल बैलेंस स्पेशली बनाए रखे। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस अगर नहीं बनेगा तो हमारा जो पूरा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो स्पेशली यूनिक बायो कम्युनिटीज़ होती हैं एंड दे आर फॉर्म्ड बाय मैब प्रोग्राम। मैप जानते हैं, एक यूनेस्को का प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बाय यूनेस्को। यूनेस्को की एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलता है, उसके अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसको बनाया गया। और फॉर बायो कम्युनिटीज़, तो बायो कम्युनिटीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए, रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए, ये जो स्पेशली एरिया क्या इस्टेब्लिश किया गया, डिज़ाइन किया गया, बनाया गया या घेरा गया, दैट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर रिजर्व। एंड जो अप्रॉक्सीमेटली है, हमारे कंट्री बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन यहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व है अपने में, वो 15 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है। तो अप्रॉक्सीमेटली 408 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ वर्ल्ड,
15th आर प्रेजेंट इन इंडिया। इतने सारे बायोस्फीयर रिजर्व में लगभग 15 बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? हमारे कंट्री में है। अब इससे पहले कि हम बायोस्फीयर रिजर्व के नाम बताएं आपको, तो आप देख लीजिए, देयर आर 3 जोन इन द बायोस्फीयर रिजर्व। दिस इज द बायोस्फीयर रिजर्व। दिस इज द कोर जोन। कौन सी जोन है ये? कोर जोन है, इनर जोन कहते हैं इसको, इनर जोन। यार नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी कोर जोन, सेंट्रल जोन में नहीं हो सकती। दिस इज कॉल्ड द बफर जोन। बफर जोन, यहां पर क्या होता है? लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी। ये जो लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी है अलाउड, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व के लोग हैं वो जा सकते हैं, इसके अलावा रिसर्च करने वाले लोग जा सकते हैं, जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की ग्रेजिंग, फूडिंग, ये सारी प्रोसेस नहीं होती। जानवरों के चरने पर, खेती करने पर, इन सब पर रोक होती है। केवल लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, और वो भी रिसर्च के लिए हो सकती है। सबसे बाद का है यहाँ पर ये, दैट इज कॉल्ड द मैनिपुलेशन जोन। मैनिपुलेशन जोन कौन सा जोन है? ये आउटर जोन है। यहाँ पर क्या होगा? इस पार्ट में यहाँ पर ग्रेजिंग, एग्रीकल्चर, ठीक है, फिर इसके अलावा हार्वेस्टिंग, ठीक, एज वेल एज अदर एक्टिविटीज आर अलाउड। ये सारी एक्टिविटीज यहां पर हो सकती हैं, लेकिन ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं, ये एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए कि जिससे इकोसिस्टम को किसी भी तरह का लॉस नहीं होने पाए, ठीक है। अगर इकोसिस्टम को लॉस होगा तो इन एक्टिविटीज पर क्या लग जाएगी? रोक लग जाएगी। तो जो फर्स्ट यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है? नीलगिरी है। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी को बनाया गया। इसके बाद और भी बायोस्फीयर रिजर्व, मैं यहाँ पर इनकी नाम को शो कर रहा हूँ बायोस्फीयर रिजर्व के। तो पहला तो नीलगिरी हो ही गया, ठीक है। फिर एक है यहाँ पर अंडमान, एक है ग्रेट निकोबार। ये जो अंडमान निकोबार हमारे आइलैंड्स हैं, ये उसके लिए है, ठीक है। फिर गल्फ ऑफ मन्नार। तो नीलगिरी हो गया, अंडमान हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, नंदा देवी हो गया, नंदा देवी, ठीक है। कान्हा, कान्हा किस लिए कहाँ पर है? ये एमपी में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। फिर नौकरेक है, काजीरंगा है, सुंदरवन है, नौकरेक, काजीरंगा, सुंदरवन। तो काउंट करते जाइए, नीलगिरी, अंडमान, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी, कान्हा, नौकरेक, काजीरंगा, सुंदरवन, सिमलीपार, सिमलीपार। फिर इसके बाद थार डिजर्ट, ठीक है। फिर कच्छ, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ। अभी आप काउंट करिए, शायद मुझे लगता है अभी 15 नहीं हो पाए हैं। फिर इसके बाद नमदफा है यहाँ पर, और नमदफा के बाद कौन सा है? मानस है। एक है नमदफा और एक है मानस।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक कोई बायोस्फीयर रिजर्व कम रह गया, तो आप बाद में देख लीजिएगा कौन सा कम रह गया है। लेकिन यहाँ पर जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यहाँ एक उत्तराखंड है, एक आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड को भी यहाँ पर क्या बना दिया, बायोस्फीयर रिजर्व अलग से नाम दे दिया। तो जो सिमलीपाल है आपका, ये सिमलीपाल है, ये उड़ीसा में है, कुछ जगह के क्षेत्र आपको पता होने चाहिए। रन ऑफ कच्छ आपको पता ही, ये राजस्थान में है, कच्छ की खाड़ी। फिर इसके बाद ये भी कहाँ पर है, राजस्थान में है। उत्तराखंड तो आपको पता ही है, मानस आपको पता है, आसाम में है, ठीक है। नीलगिरी है, नीलगिरी कहाँ है, केरल कर्नाटक तरफ है। अंडमान आपको पता है, ग्रेट निकोबार पता है, गल्फ ऑफ मन्नार पता है। नंदा देवी आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। कान्हा कहाँ पर है आपका, एमपी में है। हाँ, जो नौकरेक और काजीरंगा है, तो ये जो आपका नौकरेक है ये इम्पोर्टेंट है, और ये जो आपका लास्ट में नमदफा है ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। ये काजीरंगा आपका आसाम में है, ठीक है। सुंदरबन आपको पता है, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। नौकरेक कहाँ पर है, नौकरेक है यहाँ पर मणिपुर में, मणिपुर में। तो इतने सारे जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व में नीलगिरी आपका फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। अब बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ने के बाद हम आते हैं आपके किस पार्ट में, रामसर साइट। इंपॉर्टेंट है, नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस है रामसर साइट। ये होता क्या है रामसर साइट, दीज आर द रामसर साइट्स। अब क्या है, ये जो रामसर साइट्स हैं, ये रामसर साइट्स आपको जरूर जानने चाहिए कि क्या होते हैं। ये स्पेशली एरियाज होते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट होते हैं, नेम्ड आफ्टर रामसर कन्वेंशन। ये एक्वाटिक हैबिटेट हैं, एक्वाटिक या हैबिटेट हैं, हैबिटेट नेम्ड आफ्टर रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन। एक यहाँ पर इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी, रामसर प्लेस है एक जगह, ठीक है। तो रामसर जो कन्वेंशन हुई यहाँ पर, हेल्ड इन 1971, हेल्ड इन 1971 टू प्रोटेक्ट या कंजर्व वेटलैंड्स, तराई के क्षेत्र जहां पर बहुत नमी रहती है, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो वेटलैंड्स हैं उनको प्रिजर्व या कंजर्व करने के लिए जो रामसर में एक कन्वेंशन हेल्ड हुई थी, उस कन्वेंशन के नाम पर यहाँ पर क्या किया गया, नाम रखा गया है रामसर साइट्स रखा गया। और जो ये जो रामसर साइट्स हैं, दीज आर वेरी मच ऑफ इकोलॉजिकल एज वेल एज द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत है इनकी और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। इसी के आधार पर जो उन्होंने नाम रखा रामसर साइट। अब जो रामसर साइट्स हैं, स्पेशली यहाँ पर क्या होता है, इंक्लूडिंग द मैंग्रोव्स, इंक्लूडिंग द मैंग्रोव्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंग्रोव्स क्या होते हैं। मैंग्रोव्स आप जानते हैं किन पौधों को कहते हैं, जो सलाइन वाटर होता है, खारा पानी सलाइन वाटर में, तो द प्लांट्स विच ग्रो इन सलाइन वाटर प्लांट्स, द प्लांट्स विच ग्रो इन सलाइन वाटर एंड देयर सीड्स कैन नॉट ड्रॉप इनटू द, कैन नॉट ड्रॉप एज वेल एज कैन नॉट जर्मिनेट इनटू द सलाइन वाटर।
इसमें जो प्लांट है, प्लांट्स में जो सीड्स लगे हुए हैं, अगर ये सीड्स सलाइन वाटर में गिर जाएंगे तो जर्मिनेट नहीं करेंगे, दे कैन नॉट जर्मिनेट इनटू द सलाइन वाटर। सो द प्लांट्स इन विच सीड्स जर्मिनेट व्हेन दे अटैच्ड विद द मदर प्लांट्स, तो क्या कर रहे हैं ये, द सीड्स जर्मिनेट अटैच्ड व्हेन अटैच्ड विद मदर प्लांट्स। तो मदर प्लांट्स में अटैच रहते हुए ही इनके सीड जर्मिनेट कर जाते हैं, ताकि जब सीड जर्मिनेट करके प्लांटलेट बन जाएगा तो प्लांटलेट यहाँ पर गिरेगा सलाइन वाटर में और वो सरवाइव कर जाएगा। तो ऐसे जो वेजिटेशन है दैट इज कॉल्ड द मैंग्रूव्स, इट इज आल्सो कॉल्ड द मैंग्रूव वेजिटेशन। इसमें जो एग्जाम्पल है वह राइजोफोरा, राइजोफोरा as well as Soneraceae. These are the examples of the mangroves. तो मैंग्रूव पौधे such plants which grow in saline water and their seeds germinate when attached with the mother plants. mother plants से लगे हुए ही seed germinate करेगा, that vegetation is called the mangrove vegetation. और आप देखते हैं सी वाटर में या वेटलैंड्स में अधिकांश जगह, सारी जगह पर सलाइन वाटर ही होता है। तो सलाइन वाटर में जो मैंग्रूव वेजिटेशंस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंग्रूव वेजिटेशन पाई जाती है, और ये सब रामसर साइट्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि रामसर साइट्स में ही ये क्या होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं। तो वेटलैंड इसके अंदर कवर होगा तो रामसर साइट कवर करेगा, और रामसर साइट्स के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा, मैंग्रूव वेजिटेशन आ जाएगा। तो हमारा जो मैंग्रूव वेजिटेशन है वो इसमें आ रहा है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का होता है, और इसमें स्पेशली एग्जाम्पल क्या है, अंडमान आइलैंड्स। हमारा जो अंडमान का आइलैंड है दैट इज कॉल्ड द रामसर साइट। अब इसके बाद एक और आता है सेक्रेड ग्रोव्स या सेक्रेड प्लांट्स या सेक्रेड फॉरेस्ट भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, these are also the in situ conservation sacred forest या groves या plants। sacred माने पवित्र, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नाम से कि पवित्र है तो पवित्र का मतलब है। sacred का मतलब है कि जो ट्रेडिशनल कल्चर होता है, समझ रहे हैं, परंपरागत कल्चर, जैसे ट्राइबल एरियाज का, तो उसकी ट्राइबल एरियाज़ की जो आसपास की सोसाइटी है उस पूरी सोसाइटी को कवर करते हुए बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के लिए उस पूरे एरिया को कवर करना, दैट इज कॉल्ड द सेक्रेड फॉरेस्ट। तो ये जो सेक्रेड ग्रुप्स है तो ये कंजर्व करते हैं ट्रेडिशनल लैंड एरिया, द कंजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड एरिया। तो ट्रेडिशनल माने परंपरागत, जैसे आदिवासियों का परंपरागत कल्चर होता है, विद स्पेसिफिक कल्चर, विद स्पेसिफिक कल्चर, रिलीजियस स्कोप, उसका जो धार्मिक महत्व है उसको भी क्या करना है, हमें कंजर्व करना है, एज वेल एज द सिग्निफिकेंस। तो ये जो खासी जयंती की पहाड़ियाँ हैं, स्कोप ऑफ इम्पोर्टेंस या रिलीजियस इम्पोर्टेंस, सीधे सीधे लिख दीजिए, रिलीजियस इम्पोर्टेंस। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, खासी जयंतिया हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में खासी जयंती की पहाड़ियाँ हैं, और नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली कहाँ है, मेघालय में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पर, मेनली मेघालय। फिर इसके बाद अरावली हिल्स पड़ती हैं, उसके कल्चर अरावली हिल्स के कल्चर को क्या करना, पर्टिकुलर
कंजर्व करना, एज वेल एज जो वेस्टर्न घाट्स हैं, सरगुजा है, वेस्टर्न घाट्स इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर उसके बाद सरगुजा है और बस्तर है ना। तो सरगुजा बस्तर कहाँ का है? एमपी और बिहार का बॉर्डर लगता है सरगुजा में, वो एरियाज़। दीज आर द एरियाज ऑफ द सेक्रेड फॉरेस्ट। अब देखिए, आज आपको बायोडाइवर्सिटी में मैंने इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन बताया। इन सीटू का मतलब है स्वास्थानीय संरक्षण, उसी जगह पर। तो इन सीटू कंजर्वेशन में हमने आपको आज हॉटस्पॉट बता दिया, बायोस्फीयर रिजर्व बता दिया। बायोस्फीयर रिजर्व के बाद हमने रामसर साइट्स बता दिया। रामसर साइट्स के बाद क्या बता दिया? सेक्रेड फॉरेस्ट बता दिया। सेक्रेड फॉरेस्ट के बाद जो आता है वो क्या आएगा? यहाँ पर नेशनल पार्क आता है। तो नेशनल पार्क है और सेंचुरीज हैं, शरण स्थली। तो अगर आप नेशनल पार्क देखें, दिस इज द नेशनल पार्क। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर, किसके लिए इस्टेब्लिश कर रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना। दोनों के लिए। जबकि वो सेंचुरीज होती है वो केवल किसके लिए होती है? यहाँ पर फ्लोरा के लिए नहीं होती, फाना के लिए होती, केवल एनिमल्स के लिए। ये किसके लिए है? एनिमल और प्लांट्स के लिए, जो पर्टिकुलर एरियाज एंड हैज लार्ज एरिया विद स्पेसिफिक वाइल्ड वैरायटीज। हर जगह की कुछ अलग वाइल्ड वैरायटीज़ होती हैं, स्पीशीज़ होती हैं। उन स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए जो ये बड़े बड़े एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द नेशनल पार्क एंड कंटेन्स 3 zones जस्ट लाइक, किसकी तरह? यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बट नो प्राइवेट ओनरशिप, नो प्राइवेट ओनरशिप इज अलाउड। यहाँ पर कोई भी प्राइवेट ओनरशिप अलाउड नहीं होती है, जबकि अदर्स में अलाउड हो सकती है। तो ये जो डिफरेंस है इसमें वो आपको दिखाई देगा। तो आप जो देख रहे हैं